नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल के जो कि फर्स्ट शिफ्ट में टियर 2 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। जीके और यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखे जाएंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स है वह एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चंस उनको याद है आप हमें 8181819473 पे ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि 1853 में भारत में पहली ट्रेन जो कि कितनी दूर चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 किमी चली थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो कि बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किमी की दूरी तय करते हुए चली थी। यह 3 जो कि लोकोमोटिव साहिब सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था, और इसमें 13 गाड़ियाँ थी, ठीक है। इसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन जो कि पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। वर्तमान में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का प्रबंध करता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 216 के तहत। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे रीट 2 तरीके से जारी की जाती है। बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास व्यापक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, क्योंकि वे पूरे देश में रीट जारी कर सकता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हाई कोर्ट का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संकुचित होता है, क्योंकि वे केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है, इस प्रकार उनका दायरा सीमित है। हाई कोर्ट मौलिक और संवैधानिक दोनों अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं इस प्रकार तुलनात्मक रूप से उनके पास व्यापक जो कि दायरा है। चूँकि अनुच्छेद 32 एक सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी। एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है, चूँकि अनुच्छेद 226 एक कानूनी अधिकार है, इसलिए हाई कोर्ट को रीट जारी करने या फिर न करने का विवेक अधिकार होता है। डॉपलर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1842 में। जी हाँ दोस्तों, डॉपलर प्रभाव या फिर डॉपलर शिफ्ट इसको बोला जाता है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञान क्रिश्चियन डॉपलर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1842 में प्रस्तावित किया था। तरंगों के स्रोत के सापेक्ष चलने वाले पर्यवेक्षक के लिए देखी गई आवृत्ति और तरंग की उत्सर्जित आवृत्ति के बीच का ये अंतर बताता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, इस प्रश्न का आप बताइए जाफर खां का पूछा था कि मीर जाफर का पूछा था, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले मीर जाफर का बता देते हैं। तो मीर जाफर किसका सेनापति था, अगर ये पूछा गया होगा तो सिराजुद्दौला का वह सेनापति था। तो सिराजुद्दौला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है, अगर मीर जाफर का पूछा गया होगा तो, ठीक है। बात करते हैं तो मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश अधिकारी ने मीर जाफर को रिश्वत दी, जो कि नवाब की सेना के प्रमुख सेनापति थे। रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए कहा गया था। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और जो कि संसाधन प्राप्त करने के लिए बंगाल को जीतना था। वही बात करते हैं, इसी प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त की और मीर जाफर को देशद्रोही बना दिया, जिसने भारतीयों की नज़र में अपने देश को धोखा दिया था। वही बात करते हैं तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1797 में प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब जो कि
जो कि यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1797 में प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब जो कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल के 24 परखने और जंगली महल यानी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उन्हें कठपुतली नवाब के रूप में पेश किया गया। ठीक है, वहीं बात करते हैं सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जिसने अली वर्दी खान को गद्दी पर बैठाया। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि अगले 200 वर्षों में निरंतर जारी रहा। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हो गई थी। मीर कासिम की बात करते हैं तो मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। उनके जो कि ससुर मीर जाफ़र की जगह, जिन्हें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज़ों के लिए प्लासी की लड़ाई जीतने में उनकी भूमिका के बाद समर्थन दिया था। वहीं एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 0 से 3 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो निपुण भारत योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत है कि साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वेब ब्राउज़र में बुकमार्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+D। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग रैम बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, जिसको हार्ड डिस्क भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो सेल रेफरेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो एक वर्कशीट सेल की पहचान एक कॉलम लेटर और एक रो नंबर के संयोजन से होती है, जिसे सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस के रूप में जाना जाता है। एक्सेल में अब 3 प्रकार के सेल रेफरेंस उपलब्ध हैं, जिसको रिलेटिव सेल के रेफरेंस, कुल सेल रेफरेंस, कई सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो सापेक्ष संदर्भ में पंक्ति और स्तंभ निर्देशांक में डॉलर चिन्ह का अभाव होता है, जैसे कि A1 या फिर A1 जो कि संबंधित B1 0। एक्सेल में सभी सेल एड्रेस डिफ़ॉल्ट रूप से सापेक्ष होते हैं। उनमें रो या फिर कॉलम निर्देशांक डॉलर चिन्ह के साथ होता है, जैसे कि डॉलर का सिंबल है A, डॉलर का सिंबल 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको निरपेक्ष रेफरेंस कहा जाता है। वही बात करते हैं एक सापेक्ष और निरपेक्ष निर्देशांक, जैसे कि डॉलर सिंबल A1 या फिर डॉलर सिंबल 1 मिश्रित रेफरेंस में शामिल हैं। सेल रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के लिए उन संख्याओं का डेटा का पता लगाने के लिए जिन्हें आप सूत्र की गणना करना चाहते हैं। आप एक सेल रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं जो किसी वर्कशीट पर किसी सेल या फिर सेलों की श्रेणी को संदर्भित करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 238 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 238 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 भाग 7 के अधीन था, और अनुच्छेद 238 में ऐसे प्रावधान शामिल थे जो पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों के नियमन से संबंधित थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों को भाग जो कि 4 के प्रावधानों के आवेदन से संबंधित है। इसे संविधान में जो कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में इस संशोधन की आवश्यकता थी। इसे A, B, C और D श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग A, B, C और D राज्यों में विभाजित किया गया था। इसलिए राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्माण के मामले को देखने के लिए 19 दिसंबर
1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। उस समय की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। यह प्रशासन को आसान बनाने और विवादास्पद जाति और धर्म आधारित पहचानों को भाषाई पहचान से बदलने के लिए किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि सही है, आपसे पूछा था कि जैसे कि सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें बोला था कि जसप्रीत बुमराह T21 के नंबर 1 बॉलर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर सही गलत में पूछा गया होगा तो फिर ये बुमराह वाला ऑप्शन आपने सही किया होगा, क्योंकि T20 में नंबर 1 बॉलर राशिद खान हैं। बाकी दोस्तों चारों ऑप्शन से एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत रेस्टोरेंट या फिर भारत के कहीं स्थान पर जाने का आज़ादी है, तो अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकार देता है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या फिर संघ या फिर सहकारिता बनाने का अधिकार है। इसमें भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय धंधा या फिर व्यापार करने का अधिकार। मौलिक अधिकारों को से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी भाग 3 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से हैं, तो जनजातीय समुदाय या फिर आदिवासी महिला राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ST करके दिया था या फिर क्या दिया था। अगर ऐसे जातियों के SC ST OBC जनरल ऐसे करके दिया होगा तो फिर जनजातीय यानी ST आपका राइट आंसर होगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में इसका जो कि स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। दोस्तों ये वाला प्रश्न जो कि मीर जाफ़र का पूछा था या फिर जफ़र खान का पूछा था, ये कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर जफ़र खान का पूछा था कि किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति था। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये ओडिशा में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन ओडिशा ऑप्शंस में नहीं था, यानी ओडिशा से किसी क्षेत्र का नाम आपको दिया होगा। जैसे कि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा में भारत के बॉक्साइट के 50% से अधिक संसाधन हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट निक्षेप चट्टानों की विस्तृत विविधता के अपघटन से बनते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो एल्युमिनियम सिलिकेट से बनते हैं, ठीक है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। बॉक्साइट का मुख्य रूप से व्यापार प्रक्रिया के माध्यम से एल्युमिनियम का उद्घाटन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम का। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि भारत में महत्वपूर्ण जो कि बॉक्साइट खदानें हैं, जिनमें से कुछ नाम है इस प्रकार: बिलासपुर और मैकाल पहाड़ी, सिंहभूम, ठीक है, जामनगर, बालंगीर, बारगढ़, कोरापुट, ठीक है, कालाहांडी, संबलपुर, सुंदरगढ़, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण खदानें हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत आता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
कौन से ग्रुप में अल्कोहल पाया जाता है? तो प्राथमिक अल्कोहल, जब प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो कि OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जैसे कि मेथेनॉल। तृतीयक अल्कोहल, जब तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है तो तृतीयक अल्कोहल बन जाता है। तो OH समूह आपका ऑप्शंस में रहा होगा तो राइट कर सकते थे। हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जा सकता है? यानी बढ़ाया जा सकता है तो आयरन का सेवन करके बढ़ाया जा सकता है। सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? तो 2021 के अनुसार बिहार राज्य की जो कि प्रजनन दर सबसे अधिक है। LBW किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आए थे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।